मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कृतिका आपकी जो पूरक पुस्तक है उससे माता का आंचल पार्ट 1 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे पेश कर रही हूँ। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को माता का आंचल पाठ का शिव पूजन सहाय जी का जीवन परिचय समझाया। उसके उपरांत मैंने आप लोगों को पाठ की समरी सारांश बताया। आज मैं आपको पाठ पढ़कर पाठ को समझाने का प्रयास करूँगी। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये लोकोक्तियाँ हैं, बताई गई हैं कि जहाँ लड़के बच्चों का संग होता है वहाँ पे मस्ती मजाक होता है, खुशी प्राप्त होती है, और जहाँ बुढ़ों का संग होता है वहाँ पे खर्चे यानी कि किसी न किसी दिक्कत है, तंगी है और हिसाब किताब की बातें होती रहती हैं बड़े बुज़ुर्गों के साथ। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी अर्ली मॉर्निंग उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वो बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके संग लग गए थे। वो बता रहे हैं लेखक कि मैं बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अर्ली मॉर्निंग से लेके सारा दिन का टाइम उनके साथ स्पेंड करता था, समय बिताता था। यहाँ पे माता से केवल दूध पीने तक का नाता था और इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी वो माथे में तिलक लगाने के लिए वो जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलाट में त्रिपुंड कर देते थे। यहाँ पे चौड़े लिलाट यानी आपका फोरहेड के लिए कहा जा रहा है, मस्तक के लिए कहा जा रहा है। त्रिपुंड मतलब जहाँ पे 3 खड़ी लाइनें जो चंदन की होती हैं वो लगा देना, वो त्रिपुंड कहलाता है। हमारे लिलाट में भभूत खूब खिलती थी, यानी इनके लिलाट पे वह चंदन उनकी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने में हम खासे बम भोला बन जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों का मुंडन नहीं होता है, बड़े बड़े बाल बच्चों के रहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि लंबे बालों के कारण और वो चंदन लग जाता था तो वो बम भोला लगने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। इनके पिताजी इनको भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुख निहारा करते थे, और जब वह हमारी ओर देखते तब कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो जब पिताजी पूजा करते हैं तो बच्चे तो थोड़ा उनका स्वभाव चंचल स्वभाव होता है, तो वो अपना चेहरा शीशे में देखते थे, कुछ ऐसे वैसे हरकत करते थे। जब पिताजी से उनकी आंखें चार होती थी तो वो शर्मा के उस शीशे को रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, लेखक भी मुस्कुरा पड़ते थे और पिताजी भी। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। वह एक रामनामा बही, एक राम नाम की पुस्तक होती है जिसमें डेली लिखना होता है, तो ये कार्य वो डेली करते थे, ये उनका रूटीन था। पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर यहाँ बच्चों देखिए ये चित्र प्रस्तुत किया गया है, पिता पुत्र का एक दूसरे के साथ समय बिताना। और यहाँ पे आगे कहते हैं कि 500 रुपये कागज़ के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी वो जो गोली होती थी उसको वो मछलियों को खिलाने के लिए, और जो राम नाम रहता था उसको वो वहाँ पे लिख के ले जाते थे। उस समय भी वह उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियाँ फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे तब वह उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर
झूला झुलाते थे। मतलब रास्ते में जो पेड़ मिल जाता था जिसकी टहनी थोड़ा नीचे होती थी, तो ये पिताजी की गोद में काफ़ी देर तक बच्चा रहता था, तो बीच में उनको झूला भी झुला देते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। ऐसी कोई कुश्ती नहीं, बचपन में कि चलो थोड़ा सा बॉक्सिंग वॉक्सिंग हो जाए, उस तरह से वो कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। कहते थे कि अरे हम तो देखो तुमसे हार गए। तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह पापा तो हमसे हार गए या पिताजी हमसे हार गए। या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान का मतलब पीठ के बल एकदम सीधा हो जाना। वो सीधे हो जाते थे, उसके बाद वो उनकी छाती पर चढ़ जाते थे और उन्हें महसूस होता था कि हम जीत गए हैं। जब वह उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते अपने हाथों से मूँछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमारे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुख की ओर कर देते थे। बायां बता रहे हैं कि उनका चुम्मा खट्टा उनके पिताजी कहते थे और दाहिने वाले को मीठा पप्पी कहते थे कि अब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और यह अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। यानी वो दाढ़ी चुबाते थे और ये नाटक करके थोड़ा सा रोने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते थे। चौका यानी किचन में एक स्थान होता है, चौका किचन को ही कहा जा रहा है। पहले तो कह सकते हैं कि डाइनिंग टेबल वगैरह पे लोग नहीं खाते थे। अभी है कि लोग थोड़ा ऊंचे खा रहे, नहीं पहले लोग पलथी मार के पैर को मोड़ कर ही ज़मीन में ही बैठ के पीढ़ा वगैरह लेकर वहीं पे भोजन करते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात, यहाँ पे गोरस दही के लिए कहा जा रहा है कि गोरस दही और भात यानी चावल को सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा, यानी जब वो खा चुकते थे तो यहाँ पे माँ जब बच्चा खाना खा भी लिया होता है तो माँ को लगता है नहीं अभी इसका पेट नहीं भरा हुआ है, तो वह हट करने लगती थी, ज़िद करने लगती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है, मतलब उसका पेट नहीं भरा होता है, थोड़े खाने को ही समझ लेता है कि हमारा पेट भर गया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। ये माँ पिता से कह रही हैं। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब आएगा दुनिया में वो गौर। यानी कि बच्चा जब अच्छे से भोजन करेगा, तृप्त होगा, तभी तो दुनिया में आगे बढ़ेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे, यहाँ मर्दुए का अर्थ है कि मर्द यानी आदमी, मर्दों को क्या बच्चों को खाना खिलाना है, माँ ये कह रही हैं। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। महतारी यानी माँ के हाथों से खाने पर बच्चों का पेट भर जाता है। और उसके बाद यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब है कि लेखक अच्छे से भोजन कर लेते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। मतलब जब कह रहे हैं कि सभी चीज़ों से काम से फुर्सत हो जाते थे, तो बच्चों को जैसे पिता बोलते हैं कि अरे वाह मेरा राजा बेटा है, तो वही कह रहे हैं कि वो कहते थे कि तुम राजा बच्चे हो, जाओ खेलो, खा पी लेते थे। उसके बाद कह रहे हैं कि बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। यहाँ पे लकड़ी का काठ का घोड़ा है और उसको वो कह रहे हैं कि जैसे बच्चों का नंगे पैर चलना होता है, कुछ बच्चे चप्पल नहीं ध्यान देते हैं और वह ऐसे ही भाग जाते हैं। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख
छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। बच्चा जब खेल के थक जाता है और घर आता है तो माँ का काम होता है कि अब बच्चा बहुत थक गया है, तो यहाँ पे एक चुल्लू तेल का मतलब है कि हाथ में ऐसे तेल लेकर और सर पर रख देना, हमारे सिर पर डाल देती थी। और हम रोने लगते थे। बच्चों को होता है कि अब मम्मी ने बांध दिया, बच्चे से ये सर मलेंगी, काफ़ी देर तक तेल लगाएंगी। तो कुछ बच्चों को तो मालिश अच्छी लगती है, पर कुछ बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं। उसके बाद बिगड़ कर खड़े हो जाते थे, पर वह हमारे सिर पर तेल बोथ कर यानी अच्छे से डुबा कर लगाती थी। हमें उबट कर ही छोड़ती थी, यानी अच्छे से मालिश करती हैं। फिर हमारी नाभि और लिलाट में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूल दार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। ये माँ का स्वभाव होता है कि वो बच्चे का मालिश के बाद अगर बड़े बाल हैं तो उसको बांध देना, और उसके बाद उसमें बता रहे हैं कि टोपी भी पहना देती थी। खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ, यानी ये सारी एक्टिविटी जो माँ उनके लिए करती थी, उनको सजाती संवारती थी, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। और कन्हैया यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको एकदम कन्हैया बनाकर वो भेज देती थी और पिताजी के पास वो सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाढ़ जोने वाले यानी उनके मित्र जो उनका इंतज़ार कर रहे होते थे खेलने के लिए, बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे, यानी बच्चों को जब खेलने का मिल जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता है। जैसे जो गांव में द्वार होता है तो साइड में जो बैठने के लिए बना होता है चबूतरा टाइप, तो उसी को बता रहे हैं कि वही एक किनारा जो होता था वो नाटक का बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंग बन जाता था। उसी पर सरकंडे पर खंभों पर कागज़ का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। ये सब उन लोगों के खेलने के तरीक़ों को बताया गया है। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों से ढेले के लड्डू, बताया जा रहा है कि छोटे छोटे जो ईंटें होते हैं उनका लड्डू बन जाता था, पत्तों की पूरी बन जाती थी, कचौड़ियाँ बन जाती थी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बन जाती थी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी, और ठीकरों के बटखरे जो नाप तौल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते थे। और हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, ये बच्चों का खेलना होता है। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, और बाबूजी भी कहते थे कि अरे वाह, तुम लोगों के पास पैसे हैं क्या भाई, मुझे भी दे दो मेरे पास। ये वो हंसने के लिए और बच्चों की प्रसन्नता के लिए करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ और दीवार बनती थी, और तिनकों का छप्पर जो घास फूस होता है उसका छप्पर बन जाता था, और दातून जिससे दांत साफ़ किया जाता है, नीम की हो सकती है, बबूल की हो सकती है, उसके खम्भे बन जाते थे। और दिया सलाई यानी जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उसके किवाड़ बन जाते थे। घड़े के मटके की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही बन जाती है, जो दियाली होती है जिसको हम दीपावली में जलाते हैं, उसकी कड़ाही बन जाती थी। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, पूजा में जो एक आचमनी उसको कहते हैं, जो चम्मच की तरह होता है जिससे हम लोग ईश्वर को जल चढ़ाते हैं या आचमन वगैरह करते हैं, चम्मच उसको समझिए। और कलछी बनती थी। पानी को ही घी बना दिया जाता था। धूल के पिसान और मिट्टी को उठा के बताया जाता था कि ये जो है आटा है। और बालू की ही चीनी हम लोग योनार तैयार करते थे। हम ही लोग योनार करते और हम ही लोगों को योनार बैठती थी। यहाँ पे बच्चे अपने आप ही सारी चीज़ें इकट्ठा करके खेलते थे, और अपने आप ही उनका दुकान होता था, और ख़रीदार भी यही होते थे और बेचने वाले भी यही होते थे। और जब पंगत सारे मित्र बैठ जाते थे तब बाबूजी भी धीरे से, जब सारे बच्चे एक साथ बैठते थे तो वहीं पे बाबूजी भी धीरे से आ जाते थे, और पाँत के अंत में जीमने के लिए
लिए बैठ जाते थे और उनको बैठते ही हम लोग हंसकर और घरंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। यानी बच्चों को शर्म आ जाती थी कि पिताजी ने हम लोगों का ये सारा खेल देख लिया है जो हम लोगों ने किया है। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। आगे हम देखते हैं, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमोले अमोले जो आम का बीज होता है जो बोया जाता है, उसी से वाद्य यंत्र बनते हैं, को घिस कर शहनाई बजाई जाती है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती है और हम सब समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन जो घूंघट करती है उसी के लिए, पर्दा के लिए ओहार कहा जा रहा है, डालकर उसमें दुल्हन चढ़ा लिया जाता था और लौट आने पर बाबूजी यूँ ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते थे। यानी कि दुल्हन का घूंघट उठा के वो पूछने लगते थे, उसे देखने लगते थे। त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे कि मतलब दुल्हन आई है, नई दुल्हन, तो पिताजी मुँह घूंघट खोले और कहे, अरे और कैसी हो दुल्हन, तो हम लोग शर्मा के भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमाती की खेती की जाए, बस चबूतरे के छोटे पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। गूंज की बटी हुई पतली रस्सी एक चुक्कड़ बांधी गड़ारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता था और कंकड़ जो होते थे वो बीज और ठेंगा हर जुआना कर देते थे। जैसे कह सकते हो तुम लोग कि ये सब जो खेती है अपने माता पिता को देखते थे कि उसको किस तरह से किया जाता है, तो वो लोग उन्हीं की नकल किया करते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते हैं। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि ये तो खेल खिलौने वाला इनका खेती होता था, तो वही कह रहे हैं कि इसमें हाँ बिल्कुल समय नहीं लगता था इस खेती करने में, तुरंत हमारी फसल तैयार भी हो जाती थी और हम सभी इसको काट भी लेते थे और ये गीत भी गाते थे। यहाँ पे मुहावरों का प्रयोग जगह जगह पे किया गया है, लोकोक्तियों का प्रयोग। यहाँ ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी ऊंचे नीचे में जो कियारी है वो उपजी है, वह हमारी है। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरा जो मिट्टी का पात्र होता है कटोरी की तरह का सूप बनाकर उसाने और मिट्टी के दिए के तराजू तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते कि इस साल की खेती कैसी है। यानी वो सब खेती में जब सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो फिर वो जो कसोरे मिट्टी का पात्र होता था उसी में वो लोग इकट्ठा करते थे, फिर उसको तराजू से तौल कर राशि जैसे खेतों में विभाजित की जाती है वो करते थे। उतनी देर में पिताजी आते थे और पूछते थे कि बच्चों इस बार की खेती कैसी हुई है, तो फिर वो लोग हंसी मजाक करके खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। बच्चों ये आपका पहला पार्ट है और आप इसे मैंने जो समझाया है, पाठ को पढ़ा, आपने समझा, इसको आप बार बार सुनिए और इसको समझने का प्रयास करिए, कहानी को समझिए और इसकी समरी लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि हमारे सभी बच्चे सेहतमंद रहें। इसी कामना के साथ बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।